और आज हम लोग कंटिन्यूएशन कर रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट की। तो पिछले वीडियो में हमने डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था कि डेवलपमेंट क्या होता है, फिर लोगों के अलग अलग गोल्स क्या होते हैं, और हमने इनकम के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग इनकम एंड अदर क्राइटेरिया के बारे में पढ़ेंगे। इनकम की अगर हम लोग बात करें, हर किसी का एस्पिरेशन या गोल होता है कि उसकी इनकम जो है ज़्यादा हो, यानी कि उसके पास पैसा जो है ज़्यादा हो। लेकिन इनकम के अलावा हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी, जैसे कि सिक्योरिटी, रेस्पेक्ट, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, ये सारी चीज़ें भी जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम लोग देखेंगे टेबल नंबर 1.3, जहाँ पर कैपिटा इनकम दी हुई है 3 स्टेट की, हरियाणा, केरला और बिहार। हरियाणा की पर कैपिटा इनकम की बात करें तो 2,36,147 है। वहीं पर बिहार की जो पर कैपिटा इनकम है वो 40,982 है। अब ये पर कैपिटा इनकम क्या होता है? पर कैपिटा इनकम हमारी ऑन एन एवरेज एक पर्टिकुलर कंट्री या एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में एक पर्सन कितना कमा रहा है वो होती है। तो यहाँ अगर हम लोग बात करें इनकम वाइज, बिहार जो है सबसे बॉटम में है, सबसे कम उसकी जो है पर कैपिटा इनकम है, और हरियाणा की पर कैपिटा इनकम जो है वो सबसे ज़्यादा है। यानी कि हरियाणा जो है डेवलप्ड स्टेट्स में है और बिहार जो है वो सबसे नीचे है। दूसरा हमारा टेबल नंबर 1.4, यहाँ पे कंपैरेटिव स्टडी दी हुई है हरियाणा, केरला और बिहार की। तो हरियाणा, केरला और बिहार का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बताया है इन्होंने, फिर लिटरेसी रेट दिया है, और उसके बाद नेट अटेंडेंस रेशियो दिया है। अब हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट indicates the number of children that die before the age of 1 year as proportion of 1,000 live children born in a particular year। यानी कि एक साल में जो है 1 साल से कम बच्चे पर 1,000 जो लाइव बॉर्न है, जो डेथ हो रही है, वो कहलाती है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। दूसरा है हमारा लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट क्या होती है? लिटरेसी रेट जो है कि एक पर्टिकुलर कंट्री में कितनी लिटरेट पॉपुलेशन है 7 साल से ऊपर के एज ग्रुप में। और नेट अटेंडेंस रेशियो जो है हमारा टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ एज ग्रुप 14 and 15 years अटेंडिंग स्कूल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन द सेम एज ग्रुप। यानी कि 14 से 15 साल के बीच में कितने बच्चे जो है स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उन बच्चों में जो स्कूल जा रहे हैं। सो यहाँ अगर हम लोग देखें, कंपेयर करें डेटा को, तो हरियाणा में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है 30 है, लिटरेसी रेट 82 है, नेट अटेंडेंस रेशियो जो है 61 है। और वहीं केरला में जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 7 है, लिटरेसी रेट 94 है, और नेट अटेंडेंस रेशियो जो है 83 है। और बिहार में ये तीनों चीज़ें जो है सबसे ज़्यादा कम है। सो फर्स्ट कॉलम में, ठीक है, केरला में आउट ऑफ 1,000 चिल्ड्रन बॉर्न 7 डाइड बिफोर कंप्लीटिंग 1 year ऑफ एज। लेकिन हरियाणा में अगर हम लोग बात करें 30 चिल्ड्रन जो है वो एक साल के होने से पहले जो है मर गए, यानी कि 3 times ज़्यादा थे केरला के। तो पर कैपिटा इनकम बेशक जो है इसकी क्या बोलते हैं हरियाणा की ज़्यादा है, लेकिन केरला जो है हेल्थ फैसिलिटीज़ के मामले में हरियाणा से बहुत ही आगे। यहाँ पे जो है बच्चे मतलब हेल्थ फैसिलिटी इतनी अच्छी है, मेडिकल फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी है कि बहुत ही कम जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यहाँ पर हो रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, बिहार में सबसे ज़्यादा जो 14 से 15 ईयर तक के जो बच्चे हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो नेट अटेंडेंस रेशियो है
वो यहाँ पर कम है। यानी कि 14 से 15 साल के जब बच्चे हो जाते हैं तो बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे स्कूल से नाम जो है कटवाना पड़ जाता है। वो 8th क्लास से आगे जो है नहीं पढ़ पाते, तो उनकी एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो मिस हो जाती है, यानी कि जो बेसिक जो एजुकेशन है वो मिस हो जाती है। तो बिहार भी जो है अंडर डेवलप्ड स्टेट्स में आ रहा है। नेक्स्ट है हमारी पब्लिक फैसिलिटीज़। अब पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या होती है? जो भी चीज़ें पब्लिक के लिए इस्तेमाल करी जा रही है, जैसे कि पानी हो गया, बिजली हो गई, पार्क्स हो गए, व्हीकल्स हो गए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, तो ये सारी चीज़ क्या है? पब्लिक फैसिलिटीज़ है। तो हरियाणा के पास अगर हम लोग बात करें, ज़्यादा इनकम थी एज़ कंपैरिजन टू केरला, बट फिर भी वो काफ़ी सारी चीज़ों में केरला से पीछे था। तो मनी जो है हमारी पॉकेट में वो हर चीज़ नहीं खरीद सकती है, सारी फैसिलिटीज़ जो है नहीं खरीद सकती है। तो जीने के लिए जो है हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए, जैसे कि मनी जो है आपके लिए क्या चीज़ नहीं खरीद सकती। अगर हम लोग बात करें व्हाट ऑल थिंग्स मनी कैन नॉट बाय फॉर यू, तो मनी जो है हमारे लिए पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट नहीं खरीद सकती है, ठीक है। अनएडल्ट्रेटेड मेडिसिन नहीं खरीद सकती है, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जैसे कि तुम्हारी प्रोटेक्शन, बहुत सारी इन्फेक्शियस डिजीज़ से, और तुम्हारी सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें जो है मनी तुम्हारे लिए नहीं खरीद सकती है। तो ये सब चीज़ें भी जो है लोगों की एस्पिरेशंस है, गोल है। तो बात करें अगर हम लोग मनी की, तो मनी जब तक काम नहीं करेगी जब तक हम उस मनी का यूज़ नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि हम लोग अगर चाहते हैं कि काफ़ी सारे जो है गवर्नमेंट स्कूल बने या गवर्नमेंट जो है स्कूल्स बनाए, तो गवर्नमेंट स्कूल तब बनाएगी जब बच्चे वहाँ पर पढ़ना चाहें, ठीक है। तब उन्हें जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होगी किस चीज़ की? पढ़ने के लिए, ताकि लोगों को, बच्चों को जो है हायर एजुकेशन मिल सके और सोसाइटी में वो लोग जो है एक अच्छे नागरिक बन सके। तो ये सारी चीज़ें क्या होगी? हमारी वो चीज़ें होगी जो कि अदर देन मनी हम लोग जो है हम लोग जो है एनवायरनमेंट से या हमारे आसपास से जो है ले रहे हैं। केरला में जो है लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर बेसिक हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटी जो है बहुत ही अच्छी है। सिमिलरली कुछ स्टेट्स में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS, यानी कि राशन की जो दुकानें हैं, ठीक है, रेशन शॉप, सो राशन की जो दुकानें इतने अच्छे तरीके से चल रही है कि वहाँ के लोगों के पास हेल्थ और न्यूट्रिशन फैसिलिटी जो है वो इजीली मिल पा रही है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो ये तीन चीज़ों पे जो है इम्पॉर्टेंट फोकस करती है। पहला है हेल्थ, एजुकेशन, और हेल्थ और एजुकेशन के साथ साथ जो इनकम है उसके ऊपर। तो यहाँ पे जो है केरला और हरियाणा का फिर से इन्होंने एग्जांपल लिया है कि केरला और हरियाणा में अगर हम लोग बात करें तो पिछले कुछ डिकेड्स में हेल्थ और एजुकेशन को इंडिकेटर्स लिया गया है, यानी कि हेल्थ और एजुकेशन को जो है एक फैक्टर लिया गया है वहाँ की डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए, जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में जिसके बारे में बताया गया है। तो उन्हीं इंडिकेटर्स को लेकर के इन्होंने वहाँ पे एनालाइज किया है कि कितना वहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है और कितना डेवलपमेंट जो है नहीं हुआ है। अब टेबल 1.6 में कुछ डेटा दिया हुआ है इंडिया और उसकी नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में। तो फर्स्ट यहाँ पे जो है इंडिया और उसकी नेबरिंग कंट्रीज़ दे रखी है, श्रीलंका, इंडिया, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश। इसके साथ वहाँ की ग्रॉस नेशनल इनकम दे रखी है। फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ दे रखी है कि कितना मतलब कितना जो है इंसान जी सकता है, ऑन एन एवरेज कितना जो है कितने साल तक वो ज़िंदा रह सकता है। फिर मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ऑफ पीपल एज 25 एंड अबव, कि कितने साल तक वो लोग जो है स्कूल गए हैं, और HDI रैंक जो है पूरे के पूरे वर्ल्ड में 2018 में उनकी कितनी थी। तो यहीं पे अगर हम लोग देखें तो इंडिया की जो HDI रैंक थी वो 130 थी, और दूसरी जगह श्रीलंका की जो HDI रैंक थी वो 73 थी। सो श्रीलंका की अगर हम लोग बात करें
श्रीलंका जो है इंडिया से बहुत ही छोटा है, ठीक है, मतलब बहुत ही छोटी कंट्री है, लेकिन फिर भी जो है HDI में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में श्रीलंका की जो रैंक है वो इंडिया से ऊपर है। बाकी सारी कंट्रीज़ की बात करें, नेपाल, बांग्लादेश, इनकी पर कैपिटा इनकम जो है वो इंडिया से काफ़ी सारी लो है, लेकिन उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है इंडिया से अच्छी है। तो काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट्स वगैरह जो है किए गए हैं HDI को कैलकुलेट करने के लिए, नए नए कंपोनेंट्स लिए जा रहे हैं ताकि एक तरीके से कंपैरिजन सही तरीके से हो सके किसी भी कंट्री के बीच में या किसी भी स्टेट के बीच में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट कि कोई पर्टिकुलर कंट्री है वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड है, तो वहाँ के लोग यही चाहते हैं कि उनकी कंट्री जो है डेवलप रहे और उनके फ्यूचर जनरेशन को भी इसका बेनिफिट मिले। सेकेंड चीज़ क्या है कि फ्यूचर जनरेशन को तो मिले, लेकिन सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है? सस्टेनेबिलिटी का मतलब यही होता है कि अगर हम कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, सपोज करो कि कोई रिसोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई भी ऐसी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसे हम लोग अपनी फ्यूचर जनरेशन तक जो है बचा करके रखें। और काफ़ी सारे साइंटिस्ट, काफ़ी सारे लोग जो है इसके बारे में बातचीत भी करते हैं और इसका जो है इसको सेव करने के बारे में, यानी कि जो भी रिसोर्स हमारे पास है उसे सेव करने के बारे में भी सोच रहे हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है ग्राउंड वाटर इन इंडिया का कि यहाँ ये बताया गया है कि पिछले कुछ सालों में ग्राउंड वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ आ गया है। ग्राउंड वाटर लेवल जो है बहुत नीचे की तरफ आ गया है। कम से कम 300 डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गया है। 4 मीटर तक जो है पिछले 20 सालों में जो है पानी ख़त्म होने मतलब कम होने की कगार पर हो गया है। और पिछले 25 साल में 60% जो है कंट्री का पानी और रिसोर्सेज जो है धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा कम होती जा रही है। स्पेशली अगर हम लोग बात करें पानी की कमी कहाँ पे ज़्यादा आ रही है, कहाँ पे जो है ग्राउंड वाटर सबसे ज़्यादा कम हो रहा है, तो वो पंजाब, वेस्टर्न यूपी, इन जगहों पर जो है कम हो रहा है। एक तो वहाँ पे हार्ड रॉक प्लेटू एरिया, पंजाब हरियाणा के पंजाब यूपी के बाद अगर हम लोग बात करें तो हार्ड रॉक प्लेटू एरिया जो है सेंट्रल और साउथ इंडिया, वहाँ पर भी जो है ये सारी प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोगों ने जो है पानी को बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ किया है। ठीक है, जगह जगह पर सबमर्सिबल्स वगैरह लगे हुए हैं, हैंड पंप्स लगे हुए हैं, तो उससे जो है पानी ये लोग स्पेशली सबमर्सिबल्स और जो टैंक्स वगैरह जो लगे हुए हैं वहाँ पे पानी जो ट्यूबवेल्स, तो उससे जो है पानी वगैरह ये लोग बहुत ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं। और जब पानी जो है ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा तो ऑब्वियसली जो ग्राउंड वाटर जो रिप्लेनिश होना है, जो पानी जो है दोबारा से जनरेट होना है, तो वो नहीं हो पाएगा। सो ग्राउंड वाटर जो है एक एग्जांपल है हमारे रिन्यूएबल रिसोर्स का। और यही रिसोर्स जो है अगर हम लोग बात करें पानी की, तो वो क्रॉप्स के लिए, हमारे लिए, हर ह्यूमन बींग्स के लिए, प्लांट्स के लिए, हर लिविंग थिंग्स जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे ग्राउंड वाटर की अगर हम लोग बात करें, सपोज़ करो कि बारिश ना हो, ठीक है, बारिश नहीं हो रही है, तो ग्राउंड वाटर का पानी जो है कहाँ से रिचार्ज हो पाएगा? क्योंकि ग्राउंड में जो पानी जा रहा है वो हमारा बारिश से जा रहा है, यानी कि बारिश में जो हमें पानी मिल रहा है, बारिश के पानी से ही जो है ज़मीन के अंदर पानी जा रहा है और वही रिचार्ज होकर हम लोग ग्राउंड वाटर जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है ये कुछ सालों में जो है ख़त्म हो सकती है। ठीक है, इनका फिक्स स्टॉक है अर्थ पे, यानी कि कभी ना कभी इन्हें ख़त्म होना ही है। और अगर हम लोग ज़्यादा यूज़ करेंगे, जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतनी जल्दी ये रिसोर्सेज जो है ख़त्म हो जाएगी। तो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट का मतलब ही यही है कि हमें रिसोर्सेज को ऐसे मैनेज करके जो है यूज़ करना है कि वो हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी जो है इस्तेमाल हो सके। दूसरा यहाँ एग्जांपल दिया एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का, और इसी के ही साथ साथ एक डेटा दिया है क्रूड ऑयल रिजर्व्स का। तो क्रूड ऑयल रिजर्व्स में भी अगर हम लोग बात करें, जितनी भी हमारी ऐसी कंट्री है जहाँ पे क्रूड ऑयल्स वगैरह निकाला जाता है,
तो क्रूड ऑयल जो है बनने के लिए बहुत साल लगते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं हमारे कोल, पेट्रोलियम, इन सारी चीज़ों को बनने के लिए। तो पिछले 50 साल में रिज़र्व जो है धीरे धीरे डिप्लीट होती जा रही है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है कोल, पेट्रोलियम वगैरह इन सारी चीज़ों की। जो हमारी जैसी जो कंट्री है इंडिया की, तो वो दूसरे जो है कंट्रीज़ पे डिपेंड है इन सारी चीज़ों के लिए, स्पेशली पेट्रोलियम के लिए हम लोग जो है दूसरी कंट्री से मंगवाते हैं। और यूएसए वगैरह जो है यहाँ पर काफ़ी लो रिज़र्व है। लेकिन अगर हम लोग बात करें तो क्यों कमी पड़ रही है पेट्रोलियम वगैरह की, कोल वगैरह की? क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा है इसे जनरेट होने में। इसीलिए सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट जो है पेट्रोलियम और कोल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम लोग बात कर रहे हैं एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की, ठीक है, हमारे एनवायरनमेंट में जो भी डिग्रेडेशन वगैरह हो रहा है, जो भी चीज़ें बेकार वगैरह हो रही है, हम लोग रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो ये रिसोर्सेज सिर्फ मेरे अकेले की नहीं है, ठीक है, या सिर्फ मेरे स्टेट की नहीं है, ये मेरे पूरी कंट्री की है। जितने उसमें लोग रह रहे हैं उन सब के लिए है। तो हमारा फ्यूचर जो है, अगर हम लोग एक साथ सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट में काम करेंगे, यानी कि एक साथ जो है रिसोर्स बचा करके या कम इस्तेमाल करके जो है आगे चलने की कोशिश करेंगे, तो ये जो प्रॉब्लम है काफ़ी हद तक जो है कम हो सकती है। और डेवलपमेंट जो है तभी डेवलपमेंट कहलाया जाएगा जब वो रियल में जो है डेवलपमेंट का काम करे, ना कि डिग्रेडेशन का काम करे। यानी कि डेवलपमेंट जो है इस तरीके से हो कि हम भी उसे इस्तेमाल करें, ठीक है, जो भी चीज़ हम लोग बना रहे हैं या जो भी रिसोर्स हम लोग इस्तेमाल करें, हम भी इस्तेमाल करें, हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो भी उसे इस्तेमाल करे, ताकि एक बैलेंस बना रहे हमारे एनवायरनमेंट में, हमारी सोसाइटी में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। For next video and next chapter, do watch my channel and do like, share and subscribe it. Thank you.